Jai Hind all of you. Today we will start chapter 9 of history, religious social reform movements and cultural awakening. So रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ? रिफॉर्म मतलब होता है चेंज लाना, कुछ अच्छा बदलाव लाना, एंड कल्चरल अवेकनिंग मतलब लोगों में अपने कल्चर के प्रति भावना जगाना, लोग जो अपने कल्चर को भूल गए हैं उन्हें वो फिर से याद दिलाना। हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या क्या अलग अलग चेंजेस किए अलग अलग फील्ड्स में इंडिया में। उनके जो चेंजेस थे उसकी वजह से 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हुए थे। और इस पीरियड को इंडिया का रिनाइसेंस पीरियड कहा जाता है। रिनाइसेंस पीरियड, रिनाइसेंस का मतलब होता है कुछ जानना, ज्ञान की बातें लेना, यानी कि लोग जो थे वो अपने कल्चर को, सारी चीज़ों को भूल गए थे, उन्हें वापस से वो सब चीज़ें याद दिलाना। ओके, सो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स थे, बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, सती सिस्टम, प्लाइट ऑफ दलित्स मतलब दलितों पर अत्याचार, ह्यूमन सेक्रीफाइस कस्टम यानी कि इंसानों की बलि देना, ड्रिंकिंग यानी शराब पीना, एट्सेट्रा। इसकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में चली गई थी। तो इस वजह से जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे, यानी जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनको ज़रूरत मालूम पड़ी कि हमें एक रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में चलाना चाहिए, ताकि इंडिया की जो सोसाइटी है वहाँ पर चेंज ला सकें, कुछ अच्छा चेंज हो। तो इसमें जो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे सिग्निफिकेंट काम किया था वो थे राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे इनका फोटो भी दिया हुआ है। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो पायोनियर थे। पायोनियर मतलब सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इंडिया में। ओके, इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हर सैटरडे को इस समाज के जो मेंबर्स थे वो एक जगह इकट्ठा होते थे और उपनिषदों का पाठ किया करते थे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ थे। तो राजा राम मोहन रॉय ने अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के लिटरेचर, जो अलग अलग धर्म के ग्रंथ थे उनकी बहुत अच्छे से स्टडी की, और उसके बाद उन्होंने अपना ये कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये माना कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान नहीं होते, हर रिलीजन का अपना एक भगवान ही होता है, बस लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। वो जो मंदिरों में भगवान की मूर्तियों में की पूजा करते हैं उसके वो खिलाफ थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, एक बंगाली में और एक पर्शियन में। ये विडो रीमैरिज यानी कि विधवा विवाह के समर्थक थे और मानते थे कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। इन्होंने कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा का विरोध किया था। ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम्स को बढ़ावा दिया था। ब्रिटिश ने जो चेंजेस किए थे अलग अलग, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी चेंज था। ये चेंज था कि अब इंडिया में सभी लोगों को प्राइमरी लेवल पर, कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाएगी। तो उसका इन्होंने समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। इनके प्रयासों से इम्प्रेस होकर उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने सती सिस्टम को बैन करने के लिए, सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, क्राइम घोषित करने के लिए एक कानून पास किया था इन द ईयर 1829, जिसकी वजह से सती प्रथा जो थी वो एक क्राइम की तरह डिक्लेयर हो गई थी। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अच्छे काम किए थे इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, और 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। दूसरे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। क्यों लौटो? बिकॉज वेद जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के मेन जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर हम उनकी स्टडी करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो उसकी वजह से हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वेद जो है वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, उससे हमें सत्य का ज्ञान मिलता है। इसलिए वो मानते थे कि वेदों की स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने लोगों को कहा कि अपनी इग्नोरेंस, यानी कि इग्नोरेंस का मतलब जो कुछ इग्नोरेंट मतलब जो कुछ जानता ना हो, तो उन्होंने लोगों को कहा कि अपनी इग्नोरेंस को हटाओ, रिमूव करो और नॉलेज को वेलकम करो, यानी ज्ञान को अपने अंदर लो। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ। आर्य समाज जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उसने सोशल, रिलीजियस, लिटरेरी और एजुकेशन फील्ड्स, इंडिया की इन सभी फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदी भाषा को लोगों में बढ़ाने का कैंपेन चलाया था, और साथ ही इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी, खुद का राज्य, मतलब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं और हम भारतीय खुद स्वराज्य से शासन करें। आर्य समाज के जो फॉलोअर्स थे, मेंबर्स थे, उन्हें 10 प्रिंसिपल्स, 10 सिद्धांतों को फॉलो करना होता था। आर्य समाज ने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया था, और विडो रीमैरिज का इन्होंने सपोर्ट किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ 59 ईयर्स की एज में हो गई थी। महादेव गोविंद रानाडे एंड प्रार्थना समाज, तो ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश किया था, उससे इंस्पायर होकर, उससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बॉम्बे, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस समाज के 2 और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, वो थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज ने बहुत काम किया था सोसाइटी में औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए, और इन्होंने विडो रीमैरिज का, विधवा विवाह का सपोर्ट किया था। महादेव गोविंद रानाडे मानते थे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, और साथ ही इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। इन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का विरोध किया था, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने लोअर क्लासेस की जो गर्ल्स थी, जो ऐसी लड़कियां जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जिन्हें नीची जाति का माना जाता था, ऐसी लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल स्टार्ट किए थे। इन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, और साथ ही इन्होंने एक स्कूल भी खोला था जिसे पुणे का फेमस फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, तो उन्होंने भी प्रार्थना समाज के कामों की बहुत प्रशंसा की थी और उनका सपोर्ट किया था। नाउ अनदर सोशल रिफॉर्मर वॉज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले किससे इंस्पायर हुई थी? जो बंगाल और बॉम्बे में जो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो अभी हमने पढ़े पहले के, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में, और साथ ही इन्होंने दलित बच्चों के लिए, दलित लोगों के लिए एक स्कूल भी स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पर दलित जाति के जो लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, उन्हें अछूत समझा जाता था, उनको बिल्कुल अलग अलग रखा जाता था। तो इसीलिए इन्होंने अनटचेबिलिटी का विरोध किया था, छुआछूत का विरोध किया था, और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। और साथ ही इन्होंने बाकी सोसाइटी के जो बाकी लोग थे उनको बताया कि दलितों पर कितना ज़्यादा अत्याचार होता है, तो ये सब बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये विडो रीमैरिज के सपोर्टर थे, और साथ ही इन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि जगन्नाथ सेठ और भौदाजी जैसे सोशल रिफॉर्मर्स का इन्हें सपोर्ट मिला था। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नाउ अनदर सोशल रिफॉर्मर वॉज स्वामी विवेकानंद एंड हिज रामकृष्ण मिशन। 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे रामकृष्ण परमहंस।
ये हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है हुगली, वहाँ पर 1836 में पैदा हुए थे। तो बचपन से ही ये बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और इन्होंने सभी रिलीजन की प्योरिटी को एक्सेप्ट किया था। तो अभी हम रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं। ओके, रामकृष्ण परमहंस ने इंडियन कल्चर को सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना था, मतलब भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा ऊपर माना था। साथ ही आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा का इन्होंने फेवर किया था, मतलब उसको समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था। जितने भी रिफॉर्मर्स थे उस टाइम के, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उनको उन्होंने फॉलो किया था। और रामकृष्ण परमहंस के जो सबसे फेवरेट डिसिपल मतलब सबसे फेवरेट शिष्य थे वो थे स्वामी विवेकानंद। तो बाद में बड़े होकर स्वामी विवेकानंद ने इनसे शिक्षा लेकर बाद में आगे जाकर आम लोगों तक इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो स्पीचेस थे, भाषण थे, वो सब कॉमन मैन तक पहुंचाए थे। तो स्वामी विवेकानंद बंगाल की एक बहुत अच्छी खासी फैमिली में 1863 में पैदा हुए थे। बचपन का इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो बचपन से ही इनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी नॉलेज की, उनको ज्ञान की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मुझे ज्ञान कहाँ मिलेगा। और इसीलिए वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए और फिर बाद में उनकी टीचिंग से, उनके ज्ञान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। और बाद में इनसे इंस्पायर होकर स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रखा था। तो रामकृष्ण मिशन का मेन एम क्या था? टू लिंक इंडियन नेशनलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म, मतलब भारत के जो राष्ट्रवाद को आध्यात्मवाद से जोड़ने का काम इन्होंने किया था, ताकि सोसाइटी को ये सोसाइटी की सेवा कर सकें। रामकृष्ण मिशन ने बहुत सारे काम किए थे, रिलीफ वर्क्स किए थे इन द कंडीशन ऑफ फ्लड्स, यानी कहीं पर बाढ़ आती थी, फेमाइन मतलब कहीं पर अकाल पड़ जाता था, या फिर कहीं पर एपिडेमिक यानी कि महामारी फैल जाती थी। तो इस मिशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने लोगों की सेवा की थी सोसाइटी में। साथ ही इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब लोगों को शिक्षा देने वाले जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी भी स्थापना की थी। इस मिशन ने सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट की थी, मतलब वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। सभी धर्मों के जो वर्शिप राइट्स होते थे, जो रीति रिवाज होते थे, पूजा करने के तरीके होते थे, उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। He inspired the countrymen to eliminate poverty and create awareness. स्वामी विवेकानंद ने कंट्री के लोगों को, कॉमन पीपल को ये कहा, इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया कि गरीबी को मिटाना चाहिए और लोगों में जागरूकता फैलनी चाहिए। उनका मानना था कि इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वो सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही इन्होंने इंडियन कल्चर की इज्जत को, उसकी प्रेस्टीज को फॉरेन कंट्रीज़ में भी बढ़ाया था। दूसरी कंट्रीज़ में भी इन्होंने इंडियन कल्चर को फैलाने का काम किया था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी कंट्री की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, बिगेस्ट फोर्स ऑफ अ कंट्री इज़ इट्स यूथ। यूथ मतलब जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, वो किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका ये मानना था कि सबसे बड़ी पूजा होती है किसी भूखे इंसान को खाना प्रोवाइड करना, किसी अनपढ़ इंसान को जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको ज्ञान देना, या फिर ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना, ये सबसे बड़ी पूजा होती है। नाउ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये यूएसए यानी कि अमेरिका की एक सोसाइटी है जो कि मैडम ब्लैवेट्स्काय और कर्नल एल्कॉट ने एस्टैब्लिश की थी यूएस में। इंडिया में इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर था, एक इस सोसाइटी की ब्रांच थी अद्यार में, जो कि मद्रास के पास में, मद्रास यानी कि आज का जो चेन्नई है उसके पास में एक जगह है अद्यार। उस अद्यार नाम की जगह में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर इंडिया में था। मिसेस एनी बेसेंट जब इंडिया आई 1893 में, उसके पहले ही 1889 में उन्होंने इस सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबरशिप एक्सेप्ट की थी। और जब वो इंडिया में आई, ये आयरिश लेडी थी, यानी कि ये आयरलैंड से इंडिया में आई थी। तो इंडिया में आते ही उन्होंने इस सोसाइटी के लिए, इस इंडियन सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और 1907 में उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था इंडिया में। इन्होंने इंडियन वेदों की, पुराणों की, फ़िलॉसफी और लिटरेचर की बहुत ज़्यादा
बहुत गहन अध्ययन किया था, यानी भारत के जो धर्म ग्रंथ थे उसका इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और साथ ही लोगों को इसकी सिग्निफिकेंस बताई थी, लोगों को बताया था कि भारतीय धर्म ग्रंथ में कितना सारा ज्ञान छुपा हुआ है और साथ ही लोगों को उससे जोड़ने की कोशिश की थी। इन्होंने भागवत गीता और बाकी की जो रिलीजियस बुक्स थी, हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। साथ ही इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे थे, बहुत सारे निबंध लिखे थे इंडियन कल्चर के ऊपर, उसके महत्व को बताते हुए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी अबाउट हिंदू रिलीजियस सिस्टम्स और लोगों में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, मतलब ज्ञान से रिलेटेड जो जागरूकता थी वो लोगों में फैलाने की कोशिश की थी। 1898 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। एनी बिसेंट ने विमेन एजुकेशन पर जोर दिया था कि औरतों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। साथ ही जो कंडीशन थी उस टाइम पर सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में विमेन की, उसको सुधारने की, साथ ही विडोज़ की कंडीशन को सुधारने की बहुत कोशिश की थी। साथ ही कास्टिज़म यानी कि जाति प्रथा और चाइल्ड मैरिज का विरोध किया। इसके अलावा और भी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, नारायण गुरु, इन्होंने भी बहुत एक्टिव पार्ट लिया था और बहुत ज़्यादा काम किया था इंडिया में सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स लाने के लिए। तो ये तो हमने हिंदू सोसाइटी के रिलीजियस मूवमेंट्स या रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे मुस्लिम सोसाइटी, पारसी एंड सिख सोसाइटी में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में।